नमस्कार। सक्सेस एरिया की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं विक्की रंजन आपका स्वागत करता हूं। जेटेट और सीटेट की इस दूसरी कक्षा में आज हम लोग जानेंगे जो हमारे तारे हैं उनका जन्म कैसे होता है, उनकी मृत्यु कैसी होती है, और हम लोग यह भी जानेंगे कि प्रमुख तारों की सूची में कौन कौन से तारे आते हैं, जो तारे होते हैं वे किन किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो इन सारी तमाम बातों पर आज हम इस कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। और ये कक्षा जेटेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र का यानी तारों का जन्म कैसे होता है और इसकी मृत्यु कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं तारों के जन्म के बारे में कि तारों का जन्म कैसे होता है। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किया था नीहारिका एवं आकाशगंगा के बारे में, और हम लोग यह भी जाने थे कि नीहारिका जो होती है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल का संचयन होता है, जिससे हमारा आकाशगंगा का निर्माण होता है। और यही आकाशगंगा में जो हमारे तारे होते हैं उनका जन्म होता है। तो तारों का जन्म जब आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में मौजूद गैसों के बादल प्रभावित होते हैं, और यह गैसों के बादल प्रभावित होने के कारण जो आकाशगंगा की तीसरी भुजा होती है उसमें हाइड्रोजन के बादल बनने शुरू हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन के बादल शुरुआती में बनते हैं उसको हम लोग स्टेलर नेबुला कहते हैं। उसको स्टेलर नेबुला के नाम से जाना जाता है। स्टेलर नेबुला यह धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होकर आदि तारा का रूप लेता है। और यही आदि तारा जब संघनित होता है तो आदि तारा संघनित होकर क्या बन जाता है? भ्रूण तारा बन जाता है। भ्रूण तारा मतलब तारों का जो जन्म है यहाँ से शुरू हो जाता है, तारे जन्म ले लेते हैं। और यही भ्रूण तारा का जब ताप और दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जैसे ही इसका ताप और दाब बढ़ते जाता है तो इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वे टूट कर किस में बदलने लगते हैं? तो हीलियम में बदलने लगते हैं। और हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाता है तो यही भ्रूण तारा विकसित होकर एक तारे के रूप में हम लोगों को सामने दिखाई देती है। तो हम लोग जो आकाश में तारे देखते हैं उसका प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सबसे पहले बनता है स्टेलर नेबुला। जो प्रथम चरण है उसको हम लोग स्टेलर नेबुला के नाम से जानते हैं। और यही धीरे धीरे बड़ा होकर आदि तारा बनता है, और आदि तारा से फिर संघनित होने के बाद भ्रूण तारा, और भ्रूण तारा में जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और इसका जो दाब होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो यही भ्रूण तारा एक तारे का रूप ले लेती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि तारे का जन्म कैसे होता है। देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि तारों की मृत्यु कैसे होती है, कि कोई भी तारा जन्म लेने के बाद कैसे मरता है, कितने दिनों तक जिंदा रहता है। तो तारों की मृत्यु के बारे में हम लोगों को जानने के लिए हम लोगों को यह जानना आवश्यक है कि तारों का जो जीवन होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कि कौन से तारे अत्यधिक दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि तारों का जीवन उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का जो जीवन है उसके शुरुआती जो द्रव्यमान होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई तारा का द्रव्यमान बहुत अधिक है तो वो अधिक साल तक जिएगा, और यदि कोई तारा का द्रव्यमान कम है तो वो
कम वर्षों तक जिएगा। मतलब हम लोगों ने यहाँ से क्या समझा कि जिस तारे का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसकी आयु उतनी अधिक होती है, और जिस तारा का द्रव्यमान कम होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। मतलब तारों का जीवन उसके द्रव्यमान के ऊपर क्या होता है, निर्भर करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं तारों की मृत्यु का चरण, कि तारे मरते कैसे कैसे हैं। तो तारों की मृत्यु किसके अनुसार होता है, इसके प्रारंभिक द्रव्यमान के अनुसार होता है। पहला, मान के चलिए कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान क्या होता है कि सूर्य के द्रव्यमान से कम होता है या फिर बराबर होता है। इसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, तो ये जो सूर्य है उससे कम होना चाहिए ये तारे का द्रव्यमान। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। या कम होता है या बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो तारा है किस सीमा के अंदर आता है, तो चंद्रशेखर सीमा के अंदर आता है। और जब कोई भी तारा इस चंद्रशेखर सीमा के अंतर्गत होता है तो इसकी मृत्यु कैसे होती है। तो सबसे पहला, जब तारा चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो, चंद्रशेखर सीमा के अंतर्गत आते हो, तो तारा सबसे पहले ठंडा होता है। इसका जो पहला चरण है तारा का ठंडा होना। तारा धीरे धीरे ठंडा होकर किस में बदल जाता है, तो लाल दानव तारा में बदल जाता है। और लाल दानव जो तारा है धीरे धीरे ठंडा होकर किस में बदल जाता है, श्वेत दानव में बदल जाता है। और यही श्वेत दानव जो है अंतिम काला वामन में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तारों की मृत्यु यहाँ पे क्या हो जाती है, तो संपन्न हो जाती है। मतलब तारे मर जाते हैं। तो सबसे पहले तारा ठंडा होता है, उसके बाद लाल दानव में परिवर्तित होता है। लाल दानव ठंडा होने के बाद श्वेत दानव में परिवर्तित होता है, और श्वेत दानव ठंडा होने के बाद किस में परिवर्तित होता है, तो हम लोगों ने देखा काला वामन में परिवर्तित होता है। तो ये सारी घटनाएं किसके साथ होती है, तो वैसे तारे जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर होता है। और यही सीमा क्या कहलाती है, तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग ग्रुप ए वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन हमारे सामने रख दिए जाते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद यदि प्रश्न उठता है यहाँ पे कि यदि किसी तारा का द्रव्यमान क्या हो, सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है। यदि किसी तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो, अधिक हो, या फिर कई गुना अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्रव्यमान के अनुरूप एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। कि तारे का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसके अनुसार ही उसका विस्फोट होता है। उसको हम लोग सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। और यही सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद तारा किस में बदल जाता है, तो न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। न्यूट्रॉन तारा में जो बदलता है उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लैक सुपरनोवा विस्फोट। और यही न्यूट्रॉन तारा में ब्लैक सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद ये तारा किसका रूप ले लेता है, तो अंतिम स्थिति इसकी होती है न्यूट्रॉन तारा, जिसको हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने ब्लैक होल का नाम सुना होगा कि ब्लैक होल वैसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी वस्तु जाता है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ब्लैक होल की बहुत अत्यधिक होने के कारण वो वहाँ पे सिकुड़ती चली जाती है। तो तारों के साथ भी यही चीज़ होता है कि तारे वहाँ पर सिकुड़ जाते हैं और अंततः उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चलिए, इस चीज़ को हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला ये चीज़ देखा था कि तारों का निर्माण तीसरी भुजा में होता है। तो ये तीसरी भुजा कैसे होती है और कौन कौन सी भुजाएं होती है उसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं हम लोग। और किस भुजा में ये जो तारे हैं इसके जन्म होते हैं और किस में इसकी मृत्यु होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ
चार सर्किल बनाया है। एक जो कृष्ण विवर है, सबसे छोटा वाला कृष्ण विवर, उसके बाद है प्रथम भुजा, उसके बाद है द्वितीय भुजा, उसके बाद है तृतीय भुजा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि मैंने तृतीय भुजा का सबसे पहले बात करते हैं हम तृतीय भुजा का। तो तृतीय भुजा में क्या होता है, तो ये जो तीसरी भुजा होती है उसमें हल्के पदार्थ जैसे में हाइड्रोजन वगैरह गैस जो हो गए हैं वो सब धीरे धीरे क्या बनने लगते हैं, तो संघनित होकर बादल बनने लगते हैं। और यही बादल जब संघनित होता है तब तारे का निर्माण यहाँ पे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक या फिर भ्रूण तारा का निर्माण यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे देखिए थोड़ा, कि ये जो तारे होते हैं उसका निर्माण किस घूर्णनशील भुजा में होता है। तो हम लोग इसका सही जवाब क्या देंगे, तो हमारी जो आकाशगंगा है उसकी तीसरी भुजा में इसका निर्माण होता है। चलिए तीसरे भुजा के बाद जब तारे यहाँ पे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे कहाँ पे पहुँचते हैं, दूसरी भुजा में पहुँचते हैं। दूसरी भुजा हम लोग क्या कहता है, दूसरी भुजा हमारा, तो दूसरी भुजा में पूर्व तारों का विकास होता है। जो तारे रहते हैं उसका विकास होता है। यहाँ पे ये जो दूसरी भुजा है, यहाँ वाला क्षेत्र, उसमें तारों का विकास होता है। अर्थात पिंड का ज्यों ज्यों भार बढ़ता है कृष्ण विवर उसको अंदर खींचता चला जाता है। हम लोग जानते हैं कि जिसका वेट अधिक होता है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा खींचता है। तो जैसे जैसे तारा का वेट बढ़ते जाता है तो जो हमारा कृष्ण विवर है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, तो उस पदार्थ को अपने तरफ खींचता चला जाता है। तो दूसरी भुजा में क्या देखें कि जो तारे होते हैं उनका विकास होता है और जैसे जैसे तारे बड़े होते जाते हैं उसको कृष्ण विवर अपने ओर खींचते चला जाता है। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं प्रथम भुजा में। प्रथम भुजा में क्या होता है, प्रथम भुजा, तो प्रथम भुजा में जो तारे होते हैं इनका विनाश शुरू हो जाता है। इनका विनाश यहाँ पे होने लगता है धीरे धीरे। और किसके अनुसार विनाश होता है, तो हम लोगों ने देखा कि द्रव्यमान के अनुसार, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो ज़्यादा अंदर खींचा चला आएगा और जैसे जैसे अंदर आता है वैसे वैसे इसका विनाश शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रथम भुजा में तारों के विनाश के बाद असीमित घनत्व के द्रव्यपिंड एकत्रित होते हैं, जिसका घनत्व क्या होता है, बहुत ही असीमित होता है, जिसका सीमित नहीं होता, हम लोग सीमित नहीं बोल सकते हैं। तो वैसे द्रव्य पिंड क्या होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं यहाँ पे। और जमा होने के बाद इसका वेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और बढ़ने के बाद अंततः ये कहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो ब्लैक होल में प्रवेश कर जाते हैं, जिसको हम लोग कृष्ण विवर कहते हैं। ये क्या करता है, तो जो यहाँ पे असीमित घनत्व वाला द्रव्य पिंड बना उसको अपने अंदर ले लेता है, उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो चित्र के माध्यम से हम लोगों ने यह समझा कि इसकी जो भुजाएं होती है, कौन कौन सी भुजा किस काम को करती है। आकाशगंगा की 3 भुजा, प्रथम भुजा, द्वितीय भुजा और तृतीय भुजा, और जो लास्ट में होता है अंदर, सबसे अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण विवर। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि तारे जो होते हैं किन किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तारों में जो उपस्थित पदार्थों की मात्रा होती है वो कितनी होती है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि तारों का औसत तत्वीय संगठन क्या होता है। तो तारे, सबसे पहला तारों में जो मिला रहता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 70%, सबसे अधिक क्या होता है, हाइड्रोजन होता है 70%। उसके बाद हीलियम 28%। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और नियॉन, ये तीनों गैस मिले होते हैं कितना परसेंट, 1.5%। और सबसे अंतिम जो होता है लौह तत्व, ये कितने परसेंट होते हैं, तो 0.5%।
और यही चारों चीज़ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो एक तारे का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि कोई भी तारा का जब निर्माण होता है तो उसमें हाइड्रोजन कितना % होता है या फिर हीलियम कितना % होता है। हाइड्रोजन और हीलियम को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यही दोनों चीज़ बहुत अत्यधिक पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन कितनी मात्रा में होता है या फिर हीलियम कितनी मात्रा में होता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं तारों के प्रकार के बारे में। ये तारे कितने प्रकार के होते हैं। तो तारों के प्रकार, तारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विशाल तारा, उसके बाद आता है अति विशाल तारा, और जो अंतिम हमारा है उसको हम लोग स्पंदन तारा कहते हैं। तो सबसे पहला है विशाल तारा। कैसे तारों को हम लोग विशाल तारा की सूची में रखते हैं। विशाल तारा जिसकी त्रिज्या क्या होती है, तो सूर्य की त्रिज्या से 10 से 20 गुना अधिक होती है, वैसे तारे को हम लोग किसकी श्रेणी में रखते हैं, तो विशाल तारा की श्रेणी में। इस तारे के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो अल्डबरान आता है, सीरियस है, उसके बाद बीटा और सेंचुरी, ये तारे जो हैं विशाल तारा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अति विशाल तारा। अति विशाल तारा की श्रेणी में कौन कौन से तारे आते हैं, किनको इनके अंतर्गत रखा जाता है, तो जिसकी त्रिज्या क्या होती है, सूर्य की त्रिज्या से 50 से 250 गुना अधिक हो, 50 से लेकर 250 गुना अधिक होती है। और वैसे तारों की सूची में बेटलगीज और अंटारिस, ये जो तारे हैं उनको रखा जाता है। उसके बाद अंतिम जो है स्पंदन तारा। स्पंदन तारा जिसके अंतर्गत कौन कौन से तारे हैं, तो सेफायड व आर लायर, ये तारे किसके अंतर्गत हैं, तो हमारा स्पंदन तारा के अंतर्गत। और इसकी त्रिज्या जो होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है। चलिए आगे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो मंदाकिनी का सबसे शीतल व चमकीले तारों का क्षेत्र कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मंदाकिनी का सबसे शीतल व चमकीले तारों का क्षेत्र कौन सा है, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा शीतल और चमकीले तारे पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो क्षेत्र है तारों का, वहाँ पे सबसे शीतल और चमकीले तारे पाए जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 700 सौर द्रव्यमान। अब एक सौर द्रव्यमान में कितना होता है, कितना किलो होता है, तो 1.989 इंटू 10⁻30 किलो, 10⁻30 किलो। और इसकी दूरी कितनी होती है, कितनी दूरी पे स्थित है, तो 1600 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से जब हम लोग इसकी दूरी देखेंगे तो कितनी दूरी पे स्थित है, 1600 प्रकाश वर्ष। और दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, कितना किलोमीटर, तो 9.461 इंटू 1012 1012, मतलब 9.461 गुने 1012 किलोमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, या फिर एक सौर द्रव्यमान में कितना किलो होता है। तो हम लोगों ने जाना तारे के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तारामंडल के बारे में। तारामंडल किसको कहते हैं। तो दोस्तों तारामंडल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बार देखा भी होगा तारामंडल को। तो मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों की विशेष आकृति में व्यवस्थित रहना तारामंडल कहलाता है। हम लोग तो आकाश में असंख्य तारा देखते हैं, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जो समूहों में रहते हैं, जिसकी कुछ विशेष आकृति होती है। और दोस्तों वही जो विशेष आकृति वाले तारे होते हैं जो झुंड में रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल का मतलब क्या हुआ कि तारा प्लस मंडल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं तारों का समूह या फिर परिवार, उसी को हम लोग तारामंडल कहते हैं।
तारों का समूह या परिवार को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। जो सबसे प्रमुख तारामंडल है मंदाकिनी, ये जो पूरा तारामंडल है मंदाकिनी में कुल कितने तारामंडल हैं? मंदाकिनी में कुल कितने तारामंडल हैं? तो मंदाकिनी में 89 तारामंडल हैं, जिसमें सर्वप्रमुख क्या कौन कौन सा आता है? तो सेंटोरस है, जो सबसे बड़ा तारामंडल है, जिसमें तारों की संख्या कितनी है? 94 है। उसके बाद आता है हाइड्रा। हाइड्रा में कितने तारे हैं? तो 68 तारे हैं। अब दोस्तों उसके बाद है सप्तऋषि, जिसको सबको ही हम लोग जानते ही होंगे लगभग। सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? 7 तारे होते हैं। और कौन कौन से तारे हैं? तो सप्तऋषि के अंतर्गत हमारा जो आता है वो है क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मारीची। यही 7 तारे हैं जो सप्तऋषि के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है सप्तऋषि का। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्रुव तारा का एक चक्कर 24 घंटा में पूरा करता है। ये जो सप्तऋषि है वो ध्रुव तारा का एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करता है? तो 24 घंटे में। ध्रुव तारा को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रात्रि के समय दिखने वाला प्रमुख तारामंडल। जब हम लोग उत्तरी गोलार्ध से देखेंगे इस तारे को तो हमेशा इसका जो स्थान है एक ही जगह पे है, लेकिन वैसा क्यों दिखता है हम लोगों को? इसका स्थान चेंज क्यों नहीं होता है? तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कि दोस्तों ये जो हमारा ध्रुव तारा है उसका भी स्थान धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और इसका जो स्थान है वो चेंज होने का जो टाइम पीरियड है वो इतना ही ज़्यादा अधिक है कि हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत अत्यधिक है ना, मतलब इसीलिए हम लोगों को लगता है कि इसका स्थान चेंज नहीं हो रहा है, और लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये भी क्या करेगी? तो अपना स्थान धीरे धीरे बदलती चली जाएगी। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा सप्तऋषि है उसका अन्य नाम क्या है। ये सप्तऋषि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसका अन्य नाम कौन कौन सा है? तो अर्सा मेयर, ग्रेट बियर, बिग बेयर, जिसका तीनों का अर्थ क्या होता है? बड़ा भालू। तो इसके 3 अन्य नाम होते हैं, अर्सा मेयर, ग्रेट बेयर और बिग बेयर, जिसको बड़ा भालू हम लोग कहते हैं। अमेरिका या फिर कनाडा में इसका नाम क्या है? तो बिग डिपर, मतलब बड़ा चमचा। बिग डिपर का मतलब बड़ा चमचा। जब हम लोग चीन में चले जाएंगे तो इसको चीन में किस नाम से जाना जाता है? पे तेऊ। पे तेऊ के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये था हमारा तारामंडल। तारामंडल को देख लिए। अब हम लोग जानते हैं तारामंडल के बाद कौन कौन से तारे हैं, प्रमुख तारों की सूची में कौन कौन से तारे आते हैं। तो सबसे पहला है स्वाति। स्वाति जो है आकाश का पहला ऐसा तारा है जिसे सन 1635 ईस्वी में दूरबीन द्वारा दिन के समय देखा गया था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन है कि आकाश का पहला ऐसा तारा जिसे सन 1635 ईस्वी में दूरबीन के सहायता से क्या देखा गया था? तो दिन के समय देखा गया था। कौन तारा है? स्वाति। उसके बाद है दोस्तों अभिजीत। अभिजीत आकाश का पहला तारा है जिसका सन 1850 में फोटोग्राफ लिया गया था एवं 1972 में इसके स्पेक्ट्रम का चित्र उतारा गया था। 1850 में इसका फोटो उतारा गया और 1972 में इसके द्वारा जो बना स्पेक्ट्रम उसका चित्र उतारा गया। उसके बाद है साइरस, जिसको हम लोग डॉग स्टार या फिर व्याध तारा के नाम से भी जानते हैं। साइरस तो रात्रि के समय दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जब हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रात्रि के समय में सबसे चमकीला तारा कौन सा दिखता है हम लोगों को, रात्रि के समय में दिखने वाला सबसे अत्यधिक चमकीला तारा कौन सा है। तो हम लोग कभी कभी क्या मार देते हैं? ध्रुव तारा मार देते हैं, जो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कौन सा हो जाएगा, साइरस। साइरस कहीं कहीं पे सीरियस भी लिखा रहता है। तो पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है, 8.611 प्रकाश वर्ष। और यह जो है किस तारामंडल के अंतर्गत आता है, तो महाश्यान तारामंडल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये जो साइरस है उससे एक क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं ध्रुव तारा की ओर। सबसे अत्यधिक विख्यात तारा ध्रुव तारा, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो अल्फा उर्साई मायोनोरिस। अल्फा उर्साई मायोनोरिस। देखिए पृथ्वी से दिखने वाले तारों में से 45वां सबसे रोशन तारा कितना नंबर पे आता है, कितना ज़्यादा चमकीला है, तो जितने सारे तारे दिखते हैं हमारे पृथ्वी से उसमें 45 नंबर पे आता है, 45 नंबर पे ये जो ध्रुव तारा हमारा है वो। और दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि हमेशा किधर दिखता है, तो उत्तर दिशा में दिखती है। चलिए उसके बाद आते हैं इसकी जो दूरी है, पृथ्वी से कितने दूरी पर स्थित है ये जो हमारा ध्रुव तारा है। तो पृथ्वी से जब इसकी दूरी हम लोग ये करेंगे तो कितना है इसकी दूरी, 434 प्रकाश वर्ष। हम लोगों ने एक प्रकाश वर्ष के बारे में भी जाना कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो 9.461 इंटू 1012, तो 9.461 इंटू 1012। अब कितना से इसको गुना कर देना है, 434 से, तो इसकी जो दूरी है हम लोगों को ज्ञात हो जाएगी। चलिए उसके बाद इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो इसकी स्थिति पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में। और कौन से तारामंडल के अंतर्गत आता है, तो सप्तऋषि मतलब 7 संत, क्योंकि इसमें 7 तारे हैं इसीलिए इसको सप्तऋषि बोला जाता है। देखिए इस तारे की और कौन सी विशेषताएं हैं, तो दिशा का मार्गदर्शन करने वाला तारा है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के किसी भी स्थान से 24 घंटे ध्रुव तारा को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। इसको दिशा का मार्गदर्शन करने वाला तारा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम लोग उत्तरी गोलार्ध के कोई भी स्थान से देखेंगे तो 24 घंटे जो है एक ही स्थान पे दिखाई देता है, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। चलिए इससे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है ध्रुव तारा से कि हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला कौन सा तारा होता है, तो कौन सा तारा हो जाएगा, हमारा ध्रुव तारा हो जाएगा। चलिए इसको अन्य किस नाम से हम लोग जानते हैं, अंग्रेजी में इसको पोलैरिस, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार और लोड स्टार के नाम से जाना जाता है। वही जब हम लोग इसको अरबी में देखते हैं तो अरबी में नजूम अल शुमाल, नजूल अल शुमाल के नाम से जाना जाता है, और फारसी में कुतबी सितारा कहा जाता है। इसको फारसी में इसको कुतबी सितारा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो ध्रुव तारा की किरण है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ग्रुप ए के एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ध्रुव तारा की किरणों का पृथ्वी के साथ बनने वाले कोण, कि ध्रुव तारा की जो किरण है पृथ्वी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा कि ध्रुव तारा की जो किरण है पृथ्वी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो जब हम लोग उत्तरी ध्रुव पर खड़े रहेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जब हम लोग भूमध्य रेखा पर रहेंगे तो या 0 डिग्री का कोण बनाएगी या 45 डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए यहाँ पे हम लोग नॉर्थ पोल पे खड़े हैं तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे ध्रुव तारा के साथ 90 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पे जब हम लोग इक्वेटर के पास खड़े हैं तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। देखिए एक चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ध्रुव तारा को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। ध्रुव तारा को पहचानने का कौन सा विधि होता है, तो ध्रुव तारा जो है उसको कोई भी जगह से हम लोग देखेंगे तो हमेशा उत्तर साइड ही दिखाई देता है, वो तो पता ही है। देखिए अब हम लोग इसको सप्तऋषि के सहायता से भी जान सकते हैं कि ये जो हमारा 7 तारों का समूह है वो सप्तऋषि है,
समर में जब हम लोग देखते हैं तो ये जो सप्तऋषि है इस टाइप से दिखाई देता है, और इसका जो ये जो तारे हैं इसी के समानांतर यही वाला लाइन में जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारा जो तारा दिखेगा सबसे चमकीला तारा वही पोल स्टार दिखेगा, यही जो रहता है पोल स्टार। उसके बाद जब हम लोग आटम में आते हैं, आटम में आने के बाद इस तारे को देखेंगे, यही दोनों तारे के सीधे में, तो यही हम लोगों को क्या दिखाई देगा, पोल स्टार दिखाई देगा, ध्रुव तारा दिखाई देगा। जब हम लोग विंटर सीजन से देखेंगे तो विंटर सीजन में सप्तऋषि अपना जो दिशा है वो ऐसे मोड़ लेता है, और विंटर में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ से ये वाला दिखाई देगा। उसके बाद है स्प्रिंग। स्प्रिंग में जब हम लोग देखते हैं तो स्प्रिंग में इसका बनावट ऐसे हो जाता है, ये वाला फिगर के जैसा। और ये इस टाइप से दिखता है। तो हम लोगों ने देखा समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप लोगों की जो ज़रूरत है उसको मैं पूरा कर सकूं। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो प्लीज़ मैं नंबर दे रहा हूं, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 6206902034। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और नोट्स मांग सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।